डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग के पिछले लेक्चर में हम कोवलेंट बॉन्ड्स को स्टडी कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज स्टडी करते हैं मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है वो आपको समझना है। जैसे H और H ये 2 एटम अगर जुड़े हैं तो उनके इस तरह से उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, 2 जुड़े हुए एटम्स के बीच का जो लेंथ है एवरेज डिस्टेंस इसको बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो डेफिनेशन आपको यहाँ से नोट कर लेनी है और इसको समझना है। और सेकंड पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड एनर्जी की जगह पे लिखा होता है बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये क्या है, द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। किसी बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, और ये 1 मोल के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन आपको नोट करनी है। और नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। अगर कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पर जैसे H2 है, इस केस में तो कोई बॉन्ड एंगल नहीं होगा। अगर कोई कंपाउंड है जैसे हम H2O ले लेते हैं, तो H2O में क्या होता है कि O के इधर एक H होता है और एक इस साइड होता है इस डायरेक्शन में, और ये इसका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, स्ट्रक्चर आप आगे पढ़ेंगे। और इन लाइंस को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं इस तरीके से, तो इनका जो बीच में एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के बीच में जब भी हम कोई स्ट्रक्चर आगे स्टडी करेंगे तो उन लाइंस के बीच में जहाँ पे वो बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया है तो उनके बीच में जो एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। तो ये डेफिनेशंस जो हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, इनको आपको नोट कर लेना है। आगे स्टडी करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर 2 टाइप्स के बताए गए हैं, एक पोलर होंगे और दूसरे नॉन पोलर होंगे। तो पहले हम नॉन पोलर को समझ लेते हैं। जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो होते हैं विच आर फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स, जो एक जैसे एटम्स के बीच में बने होते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये H2N2O2 Cl2 वगैरह जितने भी बॉन्ड्स हैं इस टाइप के, तो ये जो हैं जैसे सिमिलर एटम्स के बीच में बना है, तो ये कैसा होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों होगा, और इसमें क्या है कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है क्योंकि दोनों एटम एक जैसे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनकी क्या होती है, सिमेट्रिकल। तो ये बात आपको जरूर नोट कर लेनी है कि इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होती है। जब H2 मॉलिक्यूल बनता है तो इस तरह से इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहती है वो इस तरह से सिमेट्रिकल रहती है। तो ये आपको नोट करना है। और सेकंड जो होते हैं वो हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, विच आर फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एटम अलग होने चाहिए और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये HCl है, H2O है, NH3 है, तो इनका में जो डिफरेंट एटम्स भी हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है। तो इसको पोलर क्यों बोलते हैं, मैं इसका HCl से आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको पता है कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होना, इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बोलते हैं। और इसीलिए इस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस केस में क्या होगी, अनसिमेट्रिकल होगी। अनसिमेट्रिकल कैसे होगी, अगर ये H है
यहाँ पर, और Cl है तो Cl क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम रहेगी और Cl वाली साइड में ज़्यादा रहेगी, इधर H है और इधर Cl। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो रहती है इनकी वो क्या होती है, अनसिमेट्रिकल। तो ये इस तरह से वाटर में भी क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी कर लेना है। आगे देखते हैं आयनिक बॉन्ड एज द एक्सट्रीम केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो एक कोवलेंट बॉन्ड का ही एक एक्सट्रीम केस या स्पेशल केस होता है। तो आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये आयनिक बॉन्ड एक्सट्रीम केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कब हो सकता है, अगर कोवलेंट बॉन्ड पोलर हो। तो पोलर को आपको फिर से देखना पड़ेगा कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो जैसे मैं वही पहले वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे HCl का है तो क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव और इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें पूरा ही पॉजिटिव और पूरा ही नेगेटिव होता है, फुल 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे इसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, कोई पार्शियल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये तो प्योरली आयनिक बॉन्ड है और ये था कोवलेंट, लेकिन इसमें स्लाइटली आयनिक मीन्स स्लाइटली इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा Cl की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बहुत ही ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं फिर क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो वो केस जो होगा फिर वो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यही कहना है कि इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इज़ वेरी हाई देन द इलेक्ट्रॉन मे बी ट्रांसफर कंप्लीटली एंड दैट विल बिकम ए आयनिक बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इसका एग्जाम्पल आपको नोट करना है लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है बिल्कुल कैसा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसलिए ये कोवलेंट से क्या बन जाता है, आयनिक। तो ये इसको हम बोलते हैं ऐसा कि आयनिक बॉन्ड जो है दैट इज़ एक्सट्रीम केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड का ही एक लास्ट केस है। तो इसको आपको ठीक से समझ लेना है। आगे आपको समझना है पार्शियल आयनिक करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में होते हैं, तो आपको पता है कि वो बॉन्ड कैसा होता है, पोलर। जैसे कि HCl मैंने आपको बताया था, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एक एटम की ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि इनके अंदर क्योंकि चार्ज डेवलप हो गया है तो इसको बोलते हैं कि इसमें पार्शियल आयनिक करैक्टर है। तो ये जो पार्शियल आयनिक करैक्टर होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है। तो आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1.9 है, एग्जैक्टली अगर इतना है तो हम उसको 50% आयनिक, उस बॉन्ड को 50% आयनिक और 50% कोवलेंट कहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो लेस देन 1.9 है तो फिर क्या होगा, लेस देन 1.9 होगा तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो ऐसे कोवलेंट ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट ही कहेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है मोर देन 1.9 है तो फिर हम उसको आयनिक बोलेंगे। तो इस तरह से जो है कोवलेंट कंपाउंड जिसमें दो डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो वो उनमें पार्शियल आयनिक करैक्टर होता है, और पार्शियल आयनिक करैक्टर किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट भी हो सकता है, जो हम आपको बाद में समझाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कितनी पोलैरिटी है
ये हम डाइपोल मोमेंट से एक्सप्रेस करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है वो आपको नोट करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होगा। पोलर वही होते हैं दो एटम्स जिसके में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो बॉन्ड होता है। तो सपोज दो एटम, एक ए है एक बी है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज कर लीजिए कि ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आपको पता है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है उतना ही सेम टू सेम चार्ज जो है पॉजिटिव डेवलप होता है दूसरे एटम के ऊपर। तो वो जो चार्ज है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, तो डाइपोल मोमेंट को चार्ज इनटू डिस्टेंस से डिफाइन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे ये भी आपको यहाँ से नोट कर लेना है। डाइपोल मोमेंट जो है इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड डिस्टेंस डी बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। और मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, म्यू जो है वो क्यू इंटू डी। तो इस तरह से चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर पाएंगे डाइपोल मोमेंट। और तो आपको ये भी याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स क्या होते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है डिबाई, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको याद रखना है कि 1 डिबाई जो होता है वो 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर होता है। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में होगा, डी जो है वो डिस्टेंस जो है वो किस में होगा, सेंटीमीटर में। तो ये ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और मल्टीप्लाइड बाई ये सेंटीमीटर है, तो ये 1 डिवाई इतना होता है 10⁻⁻18। ये आपको दिमाग में रखना है। और ये कभी कभी इसका SI यूनिट पूछ लिया जाता है डाइपोल मोमेंट का, तो वो ध्यान रखना है कि चार्ज जो है वो उसमें कूलम्स में होता है और डिस्टेंस जो होता है वो मीटर में होता है। तो ये कूलम मीटर है, C यहाँ पर कैपिटल है, सेंटीमीटर में C जो है वो स्मॉल लिखा जाता है। तो इस तरह से यूनिट्स भी आपको दिमाग में रखना है। और एक और बात याद रखनी है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसको मैं HCl के एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। आपको पता है कि Cl में पार्शियल नेगेटिव और H के पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड Cl की साइड में जाती है तो हम इसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इधर से ऐसे इसको क्रॉस कर देते हैं, मीन्स कि इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो HCl का जो डाइपोल मोमेंट होती है वो 1.03 डिवाई होती है। ये वैल्यू लर्न करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर जो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जिसमें पोलैरिटी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होती है। तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट की आपको डेफिनेशन ये मैथमेटिकली क्या है, और इसके यूनिट डिवाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, SI यूनिट, और एक ये याद रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये तो दिमाग में रखना ही है कि ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के केस में ही होती है। आगे हमें स्टडी करना है एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट से हमें क्या पता चलता है, तो इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है इन डिटरमिनिंग द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, ये हमें डाइपोल मोमेंट से पता चल जाता है। अगर किसी की ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है तो वो नॉन पोलर होगा, अगर उसमें कुछ पोलैरिटी है तो इसका मतलब उसकी कुछ डाइपोल मोमेंट होगी। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर ज़ीरो डाइपोल मोमेंट है किसी मॉलिक्यूल की तो इट मीन्स कि वो क्या है, नॉन पोलर है। तो ऐसे आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2N2O2 वगैरह। आपको पता ही है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं और इनकी डाइपोल मोमेंट होगी ज़ीरो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होती है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस होती है। तो इनके में किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं है, तो चार्ज जीरो है, डिस्टेंस बेशक जीरो नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे केसेस में क्या होगी, ज़ीरो। तो ज़ीरो डाइपोल मोमेंट वाले होंगे
होंगे नॉन पोलर। और जिनकी कुछ डाइपोल मोमेंट होती है, द कंपाउंड्स हैविंग सम डाइपोल मोमेंट्स आर पोलर, तो वो पोलर होंगे। जैसे कि HCl जो है उसकी कुछ डाइपोल मोमेंट होती है क्योंकि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस से उसकी कुछ डाइपोल मोमेंट आ जाएगी, जो मैंने आपको पहले बताई हुई थी 1.03 डिवाई। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं जिनकी कुछ डाइपोल मोमेंट होती है। तो इसमें और एग्जांपल हैं, NH3 हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स ही हैं जिनकी कुछ डाइपोल मोमेंट होती है। और जिसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज़्यादा है। तो पोलर और नॉन पोलर का पता हमें डाइपोल मोमेंट से लगता है। सेकंड जो एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट की, वो है इन डिटरमिनिंग द शेप और सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की शेप या वो सिमेट्रिकल है या नहीं, ये भी हमें डाइपोल मोमेंट से पता चल जाता है। तो इस बात को किसी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अगर किसी की डाइपोल मोमेंट 0 है तो इसका मतलब उसकी शेप लीनियर या सिमेट्रिकल होगी। तो कैसे होगी, इसमें आपको एग्जांपल दिया जा सकता है CO2 का। तो CO2 में क्या होता है कि इस तरह से उसकी शेप होती है। और यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये वेक्टर हम इस साइड रिप्रेजेंट करेंगे और पोलैरिटी इस साइड जाएगी, और O इधर भी है, पोलैरिटी इस साइड भी होगी। तो क्योंकि ये दो इक्वल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो लीनियर है। और आपको पता है कि वाटर की जो शेप होती है वो लीनियर होती तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती। इस टाइप से दो इक्वल वेक्टर जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं, लेकिन ये डाइपोल मोमेंट वाटर की 0 नहीं होती है। इसका मतलब जो है उसकी शेप लीनियर नहीं है। वाटर की डाइपोल मोमेंट तो 1.84 डिवाई होती है, क्योंकि ऑक्सीजन पोलर है इधर, और इस तरह इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगी और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ऊपर की तरफ बन जाता है, जैसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो इसमें कुछ नेट डाइपोल मोमेंट रहती है। इसका मतलब इसकी डाइपोल मोमेंट जिसकी 0 नहीं है और उसका शेप जो है फिर वो लीनियर या सिमेट्रिकल नहीं है। इस तरह से आप NH3 का भी एग्जांपल ले सकते हैं। NH3 की भी शेप सिमेट्रिकल नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि उसकी कुछ डाइपोल मोमेंट है। उसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 1.49 डिवाई है और इसकी इस तरह से पिरामिडल शेप होती है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी से मिलता जुलता मैं एग्जाम्पल इस केस में दिखा रहा हूँ आपको BF3 में। BF3 में क्या होता है कि इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप रहती है और 120 के एंगल होते हैं इसमें। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है नीचे की तरफ बनेगा तो ऊपर वाला वेक्टर उसको कैंसिल कर देगा। मींस कि ये तीनों क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है, 120 के एंगल पर हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसकी क्या होगी, 0 होगी। 0 होने का मतलब यह है कि इसकी शेप जो है वह सिमेट्रिकल होगी। और NH3 का जो है क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, कुछ डाइपोल मोमेंट है, तो इट मीन्स कि वो शेप सिमेट्रिकल नहीं है। और सिमेट्रिकल के केस में एक CCl4 भी होता है जिसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है। जैसे आपने मीथेन की शेप पढ़ी होगी इस तरीके से, 3 नीचे Cl हैं, एक ऊपर हैं। ये जो तीनों नीचे Cl हैं इनका जो रिजल्टेंट नीचे की तरफ बनेगा तो 4Cl उसको कैंसिल कर देगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट इस केस में भी कितनी होगी, 0 होगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक टेट्राहेड्रल शेप जो है सिमेट्रिकल है, BF3 सिमेट्रिकल शेप है, CO2 सिमेट्रिकल शेप है। तो इन सब की डाइपोल मोमेंट क्या है, 0। और जिनकी शेप सिमेट्रिकल या लीनियर नहीं है उनकी कुछ डाइपोल मोमेंट होती है, जिसमें एग्जांपल जो है H2O है और ये एक NH3 का एग्जांपल है जो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है और शेप जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन आता है गिव सम एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट। तो जब कंपाउंड्स का एग्जांपल आता है तो उसमें CO2, CCl4, BF3 ही दे सकते हैं। H2N2O2 की भी डाइपोल मोमेंट 0 होती है, लेकिन वो कंपाउंड्स नहीं है, वो एलिमेंट्री स्टेट में है। तो कंपाउंड्स में डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि शेप या सिमेट्री का आइडिया भी हमें डाइपोल मोमेंट से मिलता है।
थर्ड एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट की, वो है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो आपको पता है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें पार्शियल आयनिक करेक्टर होता है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हो सकता है। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl का। तो HCl में आपको पता है कि पार्शियल आयनिक करेक्टर तो होता ही है, और उसकी डाइपोल मोमेंट जो है, जो मैंने आपको बताई थी, वो कितनी थी, 1.03 डिवाई। ये हमारी एक ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है। हम जिसका जितना ऑब्जर्व करते हैं डाइपोल मोमेंट को, अगर इसमें पूरा ही आयनिक करेक्टर होता सपोज, तो इसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता Cl के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज H के ऊपर। तो वो म्यू डाइपोल मोमेंट हम मान लें कि ये 100% आयनिक है, तो वो चार्ज इनटू डिस्टेंस से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता तो कितनी डाइपोल मोमेंट होती, लेकिन एक्चुअली तो इतनी है। तो चार्ज होता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और H और Cl के बीच में जो डिस्टेंस होता है, अगर वो सेंटीमीटर में हम कैलकुलेट करें तो वो सेंटीमीटर में होता है 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज़ आपको दी ही होंगी अगर आपसे कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.12, इसको मल्टीप्लाई करके इंटू 10⁻18 हो जाएगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, तो इसको हम अगर ये पावर छोड़ दें तो ये 6.12 डिवाई हो जाता है, क्योंकि डिवाई में इतना ही होता है 10⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हमारी जो आयनिक करेक्टर अगर होता है तो 100% तो इतनी डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्जर्व हमारी इतनी है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये आपको समझना है कि म्यू जो है हमारी ऑब्जर्व्ड कितनी है, और म्यू जो है अगर 100% आयनिक होता तो कितना होता, और इंटू 100 की इतने में से इतना है तो 100 में से कितना, तो ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये ऑब्जर्व लिखा है मैंने, ये कितनी थी 1.03 आउट ऑफ कितना 6.12 डिवाई। ये कैलकुलेशन से आता है चार्ज इंटू डिस्टेंस से, इंटू अगर आप 100 कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है क्या, ये 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है कि इसमें इतना % आयनिक करेक्टर होता है। तो ये कैलकुलेशन का एक मेथड है जो आपको लर्न कर लेना है। आगे देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं और वो आयनिक से कैसे डिफरेंट है, ये आपको स्टडी करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। लेकिन आयनिक तो मैंने बताया था सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। और सेकंड पॉइंट है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। हालांकि आयनिक का तो हमने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते थे, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता था वो हाई होता था। तो ये कंपैरिजन भी साथ साथ आपको कर लेना है। और थर्ड पॉइंट है, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर। जो कोवलेंट कंपाउंड हैं ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्युबल होते हैं। हालांकि आयनिक कंपाउंड जो हैं जैसे NaCl वो वाटर में सोल्युबल होते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं। तो आयंस की मूवमेंट ना होने की वजह से और आयंस प्रेजेंट ही ना होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं आयंस की मूवमेंट की वजह से। हालांकि सॉलिड स्टेट में तो वो भी नहीं करते क्योंकि आयंस मूव नहीं कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। ये बॉन्ड जिधर बनता है बस उसी साइड बनता है और फिर दूसरी साइड से ये नहीं बॉन्डिंग इसकी हो पाती। हालांकि जो
जो मैंने आयनिक कंपाउंड आपको बताया था, आयनिक बॉन्ड, वो बताया था क्या, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि वो एक Na के साथ किसी भी साइड में Cl हो सकता है, उस Cl के साथ कोई दूसरा Na भी हो सकता है। तो वो आयनिक बॉन्ड जो होते थे वो थे नॉन डायरेक्शनल, और कोवलेंट जो होता है डायरेक्शनल होता है। और जो डायरेक्शनल होता है बॉन्ड जैसे कि कोवलेंट, ये आइसोमरिज्म फिनोमिना भी शो करते हैं। आइसोमरिज्म आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, या आप आगे किसी और चैप्टर में आइसोमरिज्म को स्टडी करेंगे, तो वो कोवलेंट बॉन्ड की ही एक करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आपको रीड कर लेनी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट करना है, वो आपको अपने आप ही लिखना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये सारी स्टडी आपको अच्छे से कर लेनी है।